एवरीवन्स, वेलकम टू द टारगेट ऑफ होम साइंस एकेडमी। तो एक बार फिर से आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, देखिए कल की क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कुछ फूड आइटम्स के बारे में। ठीक है, कल की क्लास में हम लोगों ने फूड आइटम्स के बारे में डिस्कस किया था। फूड आइटम्स में भी कौन से आइटम्स थे, उसमें आपके टू टाइप्स के आइटम्स थे। एक आपका था एनिमल फूड आइटम्स और दूसरा था आपका वेजिटेबल फूड आइटम्स। ठीक है, तो कल हम लोगों ने एनिमल फूड आइटम को कंप्लीट कर दिया था। सो नेक्स्ट टुडे में आज हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं खाद्य परिरक्षण। ठीक है, खाद्य परिरक्षण देखिए ये क्या होता है ना, कभी कभी ये क्वेश्चन में जब पूछ लेता है, कभी कभी यहाँ परिरक्षण ना देके संरक्षण पूछ लेता है। तो इसे ध्यान में रखिएगा कि परिरक्षण और संरक्षण एक ही चीज है। कभी कभी ये खाद्य परिरक्षण ना देकर खाद्य संरक्षण दे देता है। ठीक, एंड यहाँ पे क्या है, जब हम फूड प्रिजर्वेशन की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं फूड प्रिजर्वेशन की, कोई भी भोज्य पदार्थ को लंबे समय तक कैसे हम सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे हम उसे सुरक्षित रख सकते हैं, तो उसके लिए कुछ इसमें मेथड्स हैं, कुछ मेथड का यूज किया गया है। एंड क्वेश्चन में बार बार रिपीट किया जाता है, कौन से भोज्य पदार्थ को कौन सी विधि के द्वारा या कौन से मेथड के द्वारा हम भोज्य पदार्थ को क्या करते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं, उसे लॉन्ग टाइम के लिए हम उसे प्रिजर्व करते हैं। ठीक, तो उसमें क्या है, जैसे क्या होता है ना कि कभी कभी कुछ भौतिक कारणों की वजह से कुछ उसमें जो भी भोज्य पदार्थ होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। कभी कभी कुछ भोज्य पदार्थों में क्या होता है, फफूंद या कीट लग जाते हैं। ठीक है, फफूंद या कीट लग जाते हैं, तो उन सूक्ष्म जीवों को क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए हम कौन सी विधि का यूज करते हैं, रासायनिक विधियों का यूज करते हैं। ठीक, तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा। आइए हम वन बाय वन एक एक टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर बात आती है फूड प्रिजर्वेशन मेथड्स की, ठीक, सबसे पहले अगर बात आती है फूड प्रिजर्वेशन मेथड की, तो जो भी फूड प्रिजर्वेशन होता है वो कितने टाइप से किया जाता है, फूड प्रिजर्वेशन को कितने टाइप से किया जाता है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि जब हम खाद्य को संरक्षित करते हैं या उसे हम परिरक्षण करते हैं या फूड प्रिजर्वेशन करते हैं, तीनों चीजें एक ही हैं, तो उसमें क्या होते हैं, अरोगाणुता की विधि होती है। सबसे पहली विधि क्या होती है, अरोगाणुता की विधि होती है। जितने भी उसमें कीटाणु होते हैं, जो भी कीटाणु वगैरह होते हैं, वो कैसे लगते हैं, कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जिसमें हवा के द्वारा, अधिक हवा या फिर पानी चले जाने से क्या होता है, भोज्य पदार्थ नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम पानी को फिर उस पर सील बंद कर देते हैं। अभी हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी विधियां हैं, सबसे पहली विधि है अरोगाणुता की विधि, दूसरी है भौतिक विधि, तीसरी रासायनिक विधि और लास्ट इसमें है खमीरीकरण की विधि। ठीक है, तो 4 स्टेप इसमें अपनाए जाते हैं। सबसे पहले स्टेज आप लिख लीजिए अरोगाणुता की विधि। सबसे पहली आपकी है अरोगाणुता की विधि। तो ये अरोगाणुता मीन्स क्या होता है, अरोगाणुता विधि कैसी विधि होती है, आपने सुना होगा ना, इसे हम एनारोबिक के नाम से भी जानते हैं, इसे हम एनारोबिक स्टेज के नाम से जानते हैं। क्या करते हैं, जब भी हमारा कोई भोज्य पदार्थ होता है, जब यह फूड आइटम्स, कोई ऐसा फूड आइटम्स होता है जो थोड़े टाइम के बाद सड़ने गलने लग जाता है। ठीक है, जब वो सड़ने गलने लग जाता है तो उससे सड़ने से बचाने के लिए या फिर मान लीजिए नष्ट होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, डिब्बा बंदी या सील पैक का यूज करते हैं। यहाँ पे डिब्बा बंदी या सील पैक का यूज करते हैं, ये देख लीजिएगा, डिब्बा बंदी। आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया होगा तो डिब्बा बंदी आपको जरूर मिला होगा। डिब्बा बंदी जो मेथड होता है वो कौन सा मेथड होता है, तो वो आपका अरोगाणुता विधि के अंतर्गत आता है। डिब्बा बंदी आपका अरोगाणुता की विधि होता है। डिब्बा बंदी का मतलब क्या होता है
जब भी कोई भी मतलब जो फूड आइटम्स होता है, जिसे हम मान लीजिए किसी कांच के उसमें बर्तन में रखे हैं, ठीक है, या कोई कांच का बॉटल है, कोई भी बॉटल है, अगर उसमें हम रखे हैं पैक करके उसे, तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, उसके ऊपर हम सील पैक कर देते हैं, उसके ऊपर क्या करते हैं, हम सील पैक कर देते हैं। तो सील पैक करने से क्या होता है, उसमें एयर अंदर नहीं जा पाता है। जब उसमें एयर अंदर नहीं जा पाएगा तो उससे क्या होता है, वो हम लॉन्ग टाइम तक उसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो इसमें क्या है कि इसे हम एयर हाइट के नाम से भी जानते हैं, इसे हम एयर हाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसमें दो चीजें हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम सील पैक कर देते हैं, डिब्बा बंदी का प्रयोग करते हैं, जिससे कि हवा अंदर की तरफ प्रवेश नहीं कर पाता है। ठीक, तो ये क्या है, आपका अरोगाड़ुता विधि है। नेक्स्ट कौन सी है, भौतिक विधि। तो भौतिक विधियों पे देख लीजिए, नेक्स्ट आ जाइए। एंड इसमें एग्जाम्पल अगर लिखना चाहें तो एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि जैम जेली को सुरक्षित रखने के लिए कौन सी विधि का यूज किया जाता है। तो जैम जेली को सुरक्षित रखने के लिए अरोगाड़ुता विधि को अपनाया जाता है। जैम और जेली, तो यहाँ जैम और जेली लिख लीजिएगा। जैम और जेली पे हम अरोगाड़ुता विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है, भौतिक विधि। नेक्स्ट है भौतिक विधि। जब हम बात करते हैं भौतिक विधियों की, तो भौतिक विधियों में देखिए कई सारी विधियां आ जाती हैं। इसे आपको एक सेकंड, कि इसके अंतर्गत कई सारी विधियां आएंगी। भौतिक विधि, ठीक है। भौतिक विधियों में क्या होते हैं, भौतिक विधियां ये कई तरह के होते हैं, इसके कई मेथड्स होते हैं। इसमें जैसे क्या होता है, प्रशीतन विधि होती है। इसमें क्या होता है, प्रशीतन विधि है, प्रशीतन विधि है। सबसे पहले लिख लीजिए प्रशीतन विधि, प्रशीतन विधि। सबसे पहले क्या है, प्रशीतन विधि आती है। एंड इसके बाद क्या आता है, इसमें हिमीकरण विधि आती है। इसमें हिमीकरण विधि आती है। हिमीकरण। उसके बाद गैस संग्रहालय आता है, गैस संग्रहालय विधि या गैस संग्रहकार, गैस संग्रहकार। गैस संग्रहकार। इसके बाद क्या आता है, इसमें निर्जलीकरण की विधि आती है। इसमें एक और विधि आती है, निर्जलीकरण की विधि। निर्जलीकरण की विधि, ठीक है। निर्जलीकरण की विधि मतलब उसमें से पानी को बिल्कुल भी क्या करते हैं, हटा देते हैं। पानी को बिल्कुल भी हटा के मतलब सुखा के फिर सुखाने की विधि का प्रोसेस होता है। एंड इसके बाद क्या आता है, उच्च ताप का प्रयोग करके, उच्च ताप का प्रयोग करके। लास्ट है उच्च ताप, ठीक। तो एक एक को समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले क्या है, प्रशीतन विधि में क्या होता है, प्रशीतन विधि में इसमें क्या होता है, देखिए जब भी मतलब ये क्या होता है, प्रशीतन विधि का मतलब होता है ये हर घर में प्रयोग किया जाता है। ये प्रशीतन विधि हर घर में प्रयोग किया जाता है। जैसे रेफ्रिजरेटर, इसमें आप लिख लीजिए रेफ्रिजरेटर। प्रशीतन विधि कैसी विधि होती है, इसे हम रेफ्रिजरेटर के नाम से जानते हैं।
जिसे हम रेफ्रिजरेटर के नाम से जानते हैं। रेफ्रिजरेटर का मीन्स क्या होता है, जब हम अपने कोई भी फूड आइटम्स को क्या करते हैं, फ्रिज में रखते हैं, फ्रिज में रख के उसे हम प्रिजर्व कर देते हैं कुछ टाइम के लिए, ठीक है। वो क्या होता है, बहुत लॉन्ग टाइम तो नहीं रख सकते हैं, लेकिन उसे हम कुछ टाइम के लिए रखते हैं। इसमें कभी कभी देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आपको कैसे बनेगा, प्रशीतन विधि, मतलब मान लीजिए कोई भी फूड आइटम्स को लॉन्ग टाइम तक सुरक्षित रखने के लिए प्रशीतन विधि में कितना टेम्परेचर रखा जाता है। यहाँ पे आपसे टेम्परेचर पूछा जाएगा, कितने डिग्री टेम्परेचर रखा जाता है। तो यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा जाता है। 4 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। ठीक, क्या था आपका, 4 डिग्री टेम्परेचर से 10 डिग्री टेम्परेचर इसमें रहता है। ठीक, ये आप ध्यान में रखिएगा, इसका तापक्रम है ये। एंड बात करते हैं अगर हम हिमीकरण विधि की, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा आपको ध्यान में नहीं रखना है, बस इसका भी टेम्परेचर पूछा जाता है क्वेश्चन में, इसका भी आपसे टेम्परेचर पूछा जाएगा। हिमीकरण विधि क्या होता है, इसके अंतर्गत जैसे कोल्ड स्टोरेज वगैरह होते हैं ना, कोल्ड स्टोरेज में क्या किया जाता है, जैसे मान लीजिए कुछ फूड आइटम्स को क्या करते हैं, लॉन्ग टाइम तक के लिए उस पर रख दिया जाता है। उससे क्या होता है कि वो जो है अगर हम कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं तो लॉन्ग टाइम तक के लिए क्या होता है, सुरक्षित रहता है। जैसे इसमें आप एग्जाम्पल में लिख लीजिए, इसमें एग्जाम्पल में पहले तो आप ये लिख लीजिए टेम्परेचर इसका कितना होता है। इसका जो टेम्परेचर होता है, इसका टेम्परेचर होता है 20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर होता है, तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस फॉर्मेट होता है। ठीक, हिमीकरण में क्या होता है, इसका तापक्रम कितना रहता है, 20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक, इसमें क्या करते हैं, इसमें जैसे कि एग्जांपल में लिख लीजिए, इसमें मांस, मीट, मीट को रख दिया जाता है, फिश को रख दिया जाता है, मिल्क वगैरह रख दिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या क्या रखते हैं, क्वेश्चन में पूछ लेता है। इस तरीके से क्वेश्चन आपका बनेगा कि मिल्क को रेफ्रिजरेट करने के लिए या फिर लॉन्ग टाइम तक के लिए उसे सुरक्षित रखने के लिए कितने डिग्री सेल्सियस पे, कितने डिग्री तापक्रम पे रखा जा सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि 20 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस पे हम फिश को रख सकते हैं या मिल्क को रख सकते हैं या फिर मीट वगैरह को रखने के लिए, उसको लॉन्ग टाइम तक के लिए सुरक्षित रखने के लिए हम 20 डिग्री तापक्रम का यूज करते हैं। कभी कभी ये आपसे पूछ लिया जाता है कि फिश को रेफ्रिजरेट करने के फ्रिज को प्रिजर्व करने के लिए, लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करने के लिए कौन सी विधि या फिर कौन से मेथड का यूज किया जाता है। तो फिश को प्रिजर्व करने के लिए हिमीकरण विधि का यूज किया जाता है। हिमीकरण विधि में भी कितने टेम्परेचर पे, 20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक, सो ये थे आपके तापक्रम। नेक्स्ट आपका गैस संग्रहकार है। तो गैस संग्रहकार क्या होता है, गैस संग्रहकार भी आपका क्या होता है, ये भी आपका कोल्ड स्टोरेज में ही आता है, ये भी आपका कोल्ड स्टोरेज है, कोल्ड स्टोरेज। हिमीकरण विधि में भी क्या होता है, कोल्ड स्टोरेज होता है। गैस संग्रहकार में भी कोल्ड स्टोरेज ही होता है, बस डिफरेंट इसमें क्या रहता है, ये आपका क्या है, कोल्ड स्टोरेज। बस डिफरेंट इसमें क्या रहता है, इसमें जो फूड आइटम्स रखे जा रहे हैं, इसमें देखिए मीट, फिश, मिल्क, आइसक्रीम वगैरह रखे जा रहे हैं। बट यहाँ पे गैस संग्रहगार में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कच्चे आम वगैरह रख दिए जाते हैं या कटहल रख दिया जाता है या फिर कोई ऐसे फूड आइटम्स रख दिए जाते हैं जिसे हम चाहते हैं कि वो पकने ना पाए। ठीक है, वो जितनी मतलब जिस स्टेज पे है वो इसी स्टेज पे रह जाए। ठीक है, वो इसी स्टेज पे क्या होता है, प्रिजर्व रह जाए। तो उसमें क्या करते हैं हम, जैसे यहाँ पे कटहल आदि को जो हम रखते हैं तो वो क्या होता है कि वो पकने नहीं पाता। ठीक है, वो पकता नहीं है, वो उसी में कच्चा ही रह जाता है। ठीक, एंड इसमें अगर हम बात करते हैं
इसमें हम डिग्री की बात करते हैं तो डिग्री आप इसमें कुछ अभी वैसे कुछ मत रखिएगा, ठीक है। कोल्ड स्टोरेज में क्या होता है, उसकी कोई तापक्रम खास कोई तापक्रम नहीं होता, बस इसमें क्या होता है CO2 गैस प्रवाहित किया जाता है, इसमें CO2 गैस प्रवाहित होता है। CO2 गैस का प्रवाह दिया जाता है। इसमें CO2 गैस प्रवाहित होता है, ठीक। तो ये है आपके गैस संग्रहगार। नेक्स्ट क्या है आपका निर्जलीकरण विधि। तो आप समझने की कोशिश करिएगा निर्जलीकरण में कौन सी विधियां अपनाई जाती हैं। निर्जलीकरण का मीन्स क्या होता है, निर्जलीकरण आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि निर्जलीकरण में क्या होता है। इसे हम डिहाइड्रेशन के भी नाम से जानते हैं, इसे हम डिहाइड्रेशन के नाम से जानते हैं। डिहाइड्रेशन का मीन्स क्या होता है, जब पानी को बिल्कुल भी क्या करते हैं हटा दिया जाता है, ठीक है। तो उससे क्या करते हैं हम, कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं उसे हम, उसमें से कोई भी फूड आइटम्स होता है तो उसे हम बाहर सुखा देते हैं। और सुखाने की भी प्रक्रिया कैसे होती है, इसमें दो तरह से होती है, एक होता है प्राकृतिक और दूसरा होती है कृत्रिम। निर्जलीकरण में एक विधि होती है प्राकृतिक और दूसरी विधि होती है कृत्रिम विधि। इसमें प्राकृतिक विधि होती है और दूसरा क्या है कृत्रिम विधि। तो देखिए प्राकृतिक विधि में क्या यूज होता है और कृत्रिम विधि में क्या होता है। प्राकृतिक विधि में होता है धूप में सुखाना, फूड आइटम्स को धूप में सुखाना। जैसे इसमें क्या होते हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या आएंगे, प्राकृतिक के अंतर्गत लिख लीजिए, जब हम पापड़ वगैरह बनाते हैं, आलू का पापड़ या कोई भी पापड़ जब बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं हम उसे धूप में सुखाते हैं, धूप में उसमें क्या करते हैं धूप में रख देते हैं। उससे क्या होता है कि पानी बिल्कुल भी नष्ट हो जाता है, वो बिल्कुल भी निर्जलीकरण हो जाता है, ठीक है। पानी आपका इसमें पापड़ हो गया, मगोड़ी वगैरह हो गया, और जो आम का अचार वगैरह बनता है, कोई भी अचार वगैरह जो बनता है तो उसे हम धूप में थोड़ा धूप दिखाते हैं और उसमें क्या करते हैं हम उसमें नमक और चीनी को मिक्स करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि इसमें नमक और चीनी को कितनी कितनी मात्रा में यूज किया जाता है। तो नमक और चीनी की मात्रा आप ध्यान में रखिएगा, नमक की मात्रा कितनी होनी चाहिए 60% और चीनी की मात्रा कितनी होनी चाहिए 40%। जहाँ पे हम नमक और चीनी को यूज करते हैं वहाँ पे 60 और 40 का रेशियो रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 60 और 40 का रेशियो रखा जाएगा। तो ये है आपका प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि में कौन कौन से फूड आइटम्स आते हैं, पापड़ हो गया, मगोड़ी वगैरह हो गए, पापड़ मगोड़ी और अचार। कृत्रिम विधि में कौन से होते हैं, कृत्रिम विधि में जैसे इसमें क्या होता है, कृत्रिम विधि में जब हम क्या करते हैं उस पर गर्म रोलर से क्या करते हैं, गर्म रोलर वगैरह का यूज करते हैं। गर्म रोलरों से हम उस पर, कृत्रिम का मतलब आपको जैसे समझ में आ रहा होगा, गर्म रोलर से या ड्रम वगैरह से क्या करते हैं हम उसमें से पानी को बिल्कुल भी नष्ट कर देते हैं। तो क्या होता है वो कुछ लंबे टाइम के लिए क्या होता है सुरक्षित हो जाता है, ठीक। तो ये आपका निर्जलीकरण। एंड उच्च ताप में क्या है, नेक्स्ट आप देख लीजिए। आई होप कितना समझ में आया होगा निर्जलीकरण में क्या है, ठीक। अब बात करते हैं उच्च ताप की। उच्च ताप का मतलब क्या होता है, उच्च ताप में क्या आता है, जैसे इसे हम क्या करते हैं दूध पाश्चुरीकरण लिख लीजिए, पाश्चुरीकरण। कभी कभी पाश्चुरीकरण पूछ लेता है तो कंफ्यूजन हो जाता है। उच्च ताप को हम पाश्चुरीकरण के नाम से जानते हैं। दूध को सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा प्रदान करना, इसमें क्या करते हैं दूध को सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा प्रदान करना, यहाँ पे लिख लीजिएगा पाश्चुरीकरण में, ठीक है, दूध को सुरक्षित रखने के लिए। तो आई होप कि भौतिक विधि समझ में आई होगी। भौतिक विधि में कौन कौन सी विधि अपनाई जाती है, प्रशीतन की विधि, हिमीकरण विधि, गैस संग्रहगार, निर्जलीकरण और ताप, उच्च ताप। कभी कभी क्वेश्चन में ये 3 विधियां आ जाएंगी, 3 मेथड दे दिया जाएगा। प्रशीतन विधि, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको जो बनेगा उसमें दे दिया जाएगा प्रशीतन विधि, हिमीकरण विधि, गैस संग्रहगार विधि और कोई एक विधियां दे दी जाएगी उसमें। तो वो आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये आपके फूड प्रिजर्वेशन की कौन सी विधियों के अंतर्गत आता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये भौतिक विधियों के अंतर्गत आता है। एंड क्वेश्चन पूछता है रेफ्रिजरेटर में
कौन सा मतलब कितनी मात्रा में या कितना टेम्परेचर रखा जा सकता है, रेफ्रिजरेटर विधि में कितनी मात्रा में या कितना टेम्परेचर रखा जा सकता है। फिश को लॉन्ग टाइम तक के लिए प्रिजर्व करने के लिए, फिश को लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करने के लिए कितने टेम्परेचर के और कौन सी मेथड या कौन सी विधियों का यूज किया जा सकता है। तो फिश को कितने टेम्परेचर पर रखा जा सकता है, 20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पर रखा जा सकता है। कौन सी विधि के द्वारा, हिमीकरण विधि के द्वारा। ठीक, सो इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा रासायनिक विधि। नेक्स्ट क्या है, रासायनिक विधि लिख लीजिए। देखिए रासायनिक विधियों में ज्यादा कुछ खास नहीं है। इसमें क्या करते हैं, कुछ केमिकल्स का यूज किया जाता है। कौन कौन से केमिकल का यूज किया जाता है वो लिख लीजिएगा। तीसरा है रासायनिक विधि। तो रासायनिक विधि में कौन सी विधि का यूज किया जाता है, इसमें केमिकल्स की यूज किए जाते हैं। इसमें कौन कौन से केमिकल यूज किए जाते हैं, इसमें सोडियम है, बेंजोएट है, पोटेशियम है। इसमें सोडियम का यूज किया जाता है, सोडियम, बेंजोएट, सोडियम, बेंजोएट और क्या है इसमें, पोटेशियम। इसमें सोडियम, बेंजोएट, पोटेशियम, सल्फर तथा साइट्रिक अम्ल का यूज किया जाता है। सल्फर और क्या है, साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल में लिखिएगा, इसमें एग्जाम्पल में लिखिएगा कि जो रासायनिक विधियों का यूज किया जाता है वो कौन से फूड आइटम्स को प्रिजर्व करने के लिए किया जाता है। जब हम सोडियम, बेंजोएट या पोटेशियम या साइट्रिक अम्ल को मिलाते हैं तो आप सभी को इतना पता होगा साइट्रिक अम्ल का यूज कहाँ किया जाता है, जब हम सिरका आदि बनाते हैं, सिरका आदि बनाया जाता है जब, तो सिरके में कौन सा अम्ल होता है या फिर कौन से उसमें रासायनिक भोज्य पदार्थ मिलाए जाते हैं। या फिर मान लीजिए कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है ना कि कौन से केमिकल के द्वारा सिरकों को प्रिजर्व किया जाता है, तो वहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि साइट्रिक अम्ल के द्वारा सिरके को लॉन्ग टाइम तक के लिए प्रिजर्व किया जाता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख लीजिए, एग्जाम्पल में लिखिए, यहाँ पे है सिरका, है सिरका, जैम जेली, सिरका, जैम जेली, मुरब्बा, और क्या है, सॉस। तो ये कुछ फूड आइटम्स हैं कि जिन्हें हम लॉन्ग टाइम तक के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं एंड कौन सी विधि के द्वारा, इन सारे केमिकल्स के यूज के द्वारा। ठीक है, तो ये आपकी रासायनिक विधियां हैं। नेक्स्ट आपका लास्ट क्या है, खमीरीकरण की विधि। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खमीरीकरण विधि आपसे पूछा जाता है, भले ही टॉपिक छोटा हो लेकिन खमीरीकरण से क्वेश्चन बनता है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो खमीरीकरण विधि में कौन से आप लिखिए पहले, लास्ट आपका खमीरीकरण विधि है। खमीरीकरण विधि के अंतर्गत कौन सी विधियां आती हैं, जैसे इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि चलिए ठीक है, इसमें क्या होता है, खमीरीकरण में फर्मेंटेशन की विधि अपनाई जाती है। खमीरीकरण, इसमें इसे हम फर्मेंटेशन के नाम से जानते हैं,
इसे हम फर्मेंटेशन के नाम से जानते हैं। अर्थात जब भी हम कुछ कोई फूड आइटम्स क्या करते हैं, लॉन्ग टाइम तक के लिए प्रिजर्व करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, एग्जाम्पल में लिख लीजिए, डोसा, इडली डोसा, इडली डोसा या ढोकला। इसमें क्या, कौन सी विधि अपनाई जा रही है, इसमें खमीरीकरण की विधि अपनाई जा रही है। ठीक है, इसमें जो भी मान लीजिए कैसे होते हैं, चावल को, जब चावल के आटे को क्या करते हैं, उसे मिक्स किया जाता है। जब मिक्सी करने के बाद क्या करते हैं, उसे हम दही में या फिर सादे नॉर्मल पानी में क्या करते हैं, उसको मिक्स करके 2 दिन के लिए क्या होता है, रख दिया जाता है। 2 दिन के लिए नहीं रखा जाता है तो फिर भी आपका 24 आवर्स के लिए तो रखा जाता है। तो क्या होता है, वो सड़ता नहीं है, वो खमीरीकृत होता है, वो फर्मेंटेशन हो रहा है उसमें। जब वो फर्मेंटेशन होता है तो उसके फर्मेंटेशन होने के बाद क्या करते हैं, उसमें हम फूड आइटम्स बनाने का स्टेप अपनाते हैं। ठीक, तो ये थे आपके कुछ फूड प्रिजर्वेशन के मेथड। आई होप कि इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। मिलते हैं कल की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ फूड आइटम्स के जो एडिटिव्स होते हैं, इसमें कुछ जितने भी हमारे फूड आइटम्स होते हैं उसमें जो भी मिलान किए जाते हैं फूड आइटम्स में, ऊपर से कौन कौन से मतलब चीज़ों को, कौन कौन से केमिकल को मिलाया जाता है, उसके बारे में कल हम लोग बात करेंगे। सो आज के लिए थैंक यू।